हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस जो कि है हमारा है रेस्पिरेशन। हम ऑलरेडी न्यूट्रिशन कर चुके हैं और न्यूट्रिशन में सारी चीजें, न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट एनिमल, सब कुछ हमने डिटेलिंग में कर लिया था। अब रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमने न्यूट्रिशन जब यूनिट हमने की तो उसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला। बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज थी कि हम इसको लाइव सेशन देखना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे डाउट्स हैं। तो आपको जैसे पता है कि जो YouTube है वो एक लिमिटेड प्लेटफॉर्म है जिसमें हम एक वन वे कॉन्वर्सेशन हो सकती है। मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर सकती हूँ बट आप अपना एनालिसिस नहीं कर सकते कि आपने कितना हद तक समझा है। सेकेंड थिंग, आपके जो डाउट है वो सॉल्व नहीं हो सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि आप लोगों के लिए हमने एक बैच बनाया फॉर 10th। वैसे बैच 9, 10th, 11, 12 सबके लिए है। 10th के लिए एक्सिलरेट बैच बनाया है। ये बैच आपको हमारी वेबसाइट klc.live पे मिल जाएगा। अब इस बैच में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करें, जो चीजें यहाँ पे नहीं मिल सकती वो सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले चीज जो हमने प्लान किया है हमारा करिकुलम, वो बोर्ड स्ट्रिक्टेड है। मतलब आप क्योंकि 10th बोर्ड में है, क्लास 10th आपका बोर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने सिलेबस प्लान किया हुआ है। वो सारे चैप्टर्स, उनका कंटेंट अकॉर्डिंगली उसी तरीके से रखा हुआ है। ठीक। सेकेंड, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड डाउट सॉल्विंग। जितने भी आपके डाउट्स है, क्योंकि यहाँ पर डाउट सॉल्व नहीं हो सकते, तो ऑन द स्पॉट, क्योंकि वो लाइव क्लासेस होंगी, ऑन द स्पॉट आपके डाउट सॉल्व होंगे। इन डिटेल सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएगी अलॉन्ग विद विजुअल अपीयरेंस। ठीक है, तो आप इन डिटेल सारी चीजें पढ़ पाएंगे और क्लैरिटी बहुत अच्छे से रहेगी सारी चीजों की, हर एक टॉपिक की, फ्रॉम वन पॉइंट टू द एंड ऑफ द पॉइंट सारी चीजें। एग्जाम स्ट्रैटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे कि आपको अपने एग्जाम के लिए, जब एग्जाम आपके करीब आ रहे हो, या आपको कैसे अपने आंसर्स फ्रेम करना है, सारी चीजें, किस चैप्टर पे कितना टाइम देना है, वो टाइम मैनेजमेंट भी बताएंगे हम। मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस भी होंगे जिसमें आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि कितने हद तक आपने समझा है और आप किस अभी कैटेगरी में, आपको कितनी मेहनत और करने की जरूरत है। आपके स्कोर्स आपको मिलेंगे जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे। देन स्मार्ट रिविजन प्लान्स, आपको कैसे रिवाइज करना है, क्विकली कैसे रिवाइज करना है अगर आपके पास कम टाइम है, किन टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम देना है, किन पे कम देना है। ऐसा नहीं कि लीस्ट इन जो टॉपिक्स हैं जो बहुत कम आते हैं बोर्ड में, उन पे आपने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो निग्लेक्ट हो गए। तो ऐसा नहीं रहेगा, हम स्ट्रैटेजी आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास टाइम नहीं है, उस टाइम आपने लाइव क्लास नहीं अटेंड की, आप कहीं चले गए किसी इवेंट में या कोई भी ऐसा फंक्शन हो गया, तो घबराने की बात नहीं है। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दिए जाएंगे अलॉन्ग विद नोट्स के साथ, कि आपको जब टाइम मिले आप उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख के अपना कवर अप कर सकते हैं, आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। मेंटरशिप एंड पेरेंटल सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगी कि कैसे आपको क्या करना है। आप हमसे सवाल करिए, हम आपको आंसर करेंगे कि कैसे आपको सारी चीजें करनी है। अगर पीयर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, उसको कैसे स्ट्रेस आउट करना है, वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बच्चों, यहाँ पे सिर्फ बायो की नहीं, सारे सब्जेक्ट्स की आपको मेंटोरशिप एंड गाइडेंस मिलेगी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ एंड बायो तो मैं पर्सनली इस बैच में पढ़ाती हूँ, इनफैक्ट अदर्स बैचेस ऑल्सो। तो आप पर्सनली मुझसे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने डाउट सॉल्विंग के लिए, कोई भी अदर क्वेरीज के लिए। कैसे आपको केमिस्ट्री में आंसर फ्रेमिंग करनी, कैसे फिजिक्स में, तो वो आपको रिस्पेक्टिव टीचर्स आपको बताएंगे कि कैसे आपको करना है। तो वहाँ हर सब्जेक्ट से आपके सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब ये बैच हमारा कितने का है? बैच वैसे हमारा 16,000 का है और बिना किसी कूपन कोड के लेंगे तब भी हमने डिडक्शन कर दिया है, वो आपका 9,999 का है। बट अगर आप मेरा कोड लगाएंगे विच इज रफत50, तो इसमें 50% डिस्काउंट हो जाएगा। जो आपको नॉर्मली इतने पे मिल रहा है बिना कूपन कोड के, उससे और डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है, आपके लिए फीजिबल अमाउंट हो जाएगी और आपको इतनी सारी फैसिलिटीज दी जा रही है, प्लस माई पर्सनल गाइडेंस एंड माई पर्सनल टीचर्स, एज क्योंकि मैं उन बैचेस में पढ़ाती हूँ। सो जिसको भी जितनी भी सारी अगर प्रॉब्लम्स है मुझसे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकता है और इन डिटेल हम वहाँ पे पढ़ेंगे। अब नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट यूनिट जो हमारी है, दैट इज रेस्पिरेशन। हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं ना। व्हाट इज रेस्पिरेशन? हमने न्यूट्रिशन पढ़ा कि हम जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, वो ब्लड में जाता है और ब्लड से फिर वो हर एक सेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब उन सेल में क्या होता है? उन सेल में ही रेस्पिरेशन होता है। सो रेस्पिरेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड का ब्रेक डाउन करते हैं।
फूड का ब्रेकडाउन किस लिए कर रहे हैं? ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो। और एनर्जी किस लिए चाहिए होती है? हमें एनर्जी काम करने के लिए चाहिए। इनफैक्ट आपको सोना है तब भी एनर्जी चाहिए, आप बैठे हुए तब भी एनर्जी चाहिए, हर चीज के लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी आपको मिले उसके लिए रेस्पिरेशन होना जरूरी है। अब इस रेस्पिरेशन को ना हम कभी कभी ब्रीदिंग से रिलेट कर लेते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दो डिफरेंट प्रोसेस हैं। ब्रीदिंग आपका फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन आपका केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस कैसे? यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, किसका? फूड का ब्रेकडाउन कर रहे हैं। अब ये ब्रेकडाउन आपके सेल में हो रहा है, ठीक है। अब ब्रेकडाउन के लिए कुछ चाहिए होगा। ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है, बट अल्टीमेट जो चीज हमें चाहिए ब्रेकडाउन के बाद वो है एनर्जी। तो रेस्पिरेशन क्या है हमारा? इट इज अ प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड इन द सेल्स टू प्रोड्यूस रिलीज एनर्जी। इंपॉर्टेंट ये है एनर्जी। अब सेल हमने पढ़ लिया है, सेल में बहुत सारी चीजें होती हैं और उसमें एक सेल ऑर्गेनेल होता है विच इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करने का, इसीलिए इसका सेकेंड पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया से फाइनल एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। अब जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कैसे कैसे ट्रैप की जाती है, कैसे हमें मिलती है? वो एक्चुअली एक मॉलिक्यूल बनता है विच इज नोन एज एटीपी। एटीपी हमारे बॉडी में एडीपी, क्या? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट ऐसे ही रैंडमली घूम रहे हैं, ठीक है। जब फूड का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ये एनर्जी क्या करती है? एटीपी को पकड़ा, फॉस्फेट को पकड़ा, दोनों को मिला के एटीपी बना देती है। क्या बना देती है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पहले डाइफॉस्फेट था, डाई मतलब दो, उसमें एक और फॉस्फेट जोड़ दिया, लेकिन ऐसे नहीं जोड़ता, इतनी आसानी से नहीं जोड़ता है। उसको जोड़ने के लिए हमें चाहिए एनर्जी, और एनर्जी जब मिल जाती है, और वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड का जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, और हमें फिर मिलती है यूनिट एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपकी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है आपके सेल में एटीपी के फॉर्म में होती है, स्टोर हो गई, ठीक है। अब आप मान लीजिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, अभी आपको एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप काम करने वाले हैं कोई चीज, तो वहां पे जरूरत है। अब यही एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलेंगे जो स्टोर हो चुके हैं। आपकी एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रही है? इसके फॉर्म में स्टोर हो रही है। यही एनर्जी मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, इनको फिर तोड़ेंगे तभी तो हमारी जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। और इनको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो दो चीजों जिनको हमने जोड़ा था इस एनर्जी का इस्तेमाल करके, वो दोनों की दोनों फिर अलग हो जाएंगी और एनर्जी हमें मिल जाएगी। अब इस एनर्जी का हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी पर्पस के लिए, वर्क के लिए, ग्रोथ के लिए, एनी काइंड ऑफ पर्पस। सो दिस इज रेस्पिरेशन, दिस इज व्हाट? रेस्पिरेशन। नाउ अब देखते हैं ब्रेकडाउन, फूड का ब्रेकडाउन होता कैसे है रेस्पिरेशन में। लोकेशन तो हमें पता चल गई कि सेल में होता है, बट कैसे होता है? हमारे पास मान लीजिए न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा कि हम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स खाते हैं तो वो टूट के उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट बनती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट जो आफ्टर ब्रेकिंग डाउन या डाइजेशन पे जो आपको मिलता है वो क्या है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो हम ग्लूकोज को ले लेते हैं, ठीक है। प्रोटीन का अमीनो एसिड भी ले सकते हैं, बट विल टेक ग्लूकोज, ठीक। ग्लूकोज हमने लिया। अब ये ग्लूकोज क्या है? हमारे सेल में है, सेल यहाँ पे बना लेते हैं। लेट अस मेक अ सेल, दिस इज आवर सेल। इसके अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है और ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, ठीक। अब ये ग्लूकोज, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं हम, सांस अंदर लेते हैं, लंग्स में गई और फिर वो ब्लड के थ्रू सप्लाई होती है। ऑक्सीजन आई। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज आपका कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में है। बिना किसी ऑक्सीजन के यूज के ये धीरे धीरे तोड़ा जाएगा इनटू पायरुविक एसिड या पायरुवेट, ठीक है। हमने ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ दिया है, ठीक है। और कहाँ पे तोड़ा है? इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में तोड़ा है, ठीक। कैसा भी आपका रेस्पिरेशन हो रहा हो, ऑक्सीजन लेके हो रहा हो या बिना ऑक्सीजन के हो रहा हो, बट ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा और वो भी साइटोप्लाज्म में। अब उसके बाद डिसाइड होता है कि हम ऑक्सीजन का यूज करके कर रहे हैं या बिना ऑक्सीजन के कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन आ गई है आपके सेल में, ऑक्सीजन आ गई, ठीक है, तो ये पायरुवेट ऑक्सीजन की हेल्प से इसको और तोड़ेंगे और क्या बनाएंगे? टूट के प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी?
एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं आया, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी रहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरी कंडीशन क्या है कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मैंने क्रॉस बनाया है। ठीक है, अब वो ऑर्गेनिज्म है, सपोज यीस्ट है। क्या है? यीस्ट। यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट में क्या होगा, बिना ऑक्सीजन के वो करेगा, उसने ग्लूकोज से पायरुवेट तो बना लिया लेकिन उसके पास ऑक्सीजन नहीं आई, तो वो पायरुवेट को चेंज करेगा बिना ऑक्सीजन में, तब भी तोड़ेगा वो, लेकिन सेम प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? इथेनॉल। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। एनर्जी यहाँ पे भी रिलीज हो रही है, रेस्पिरेशन। एनर्जी रिलीज मतलब रेस्पिरेशन। ठीक, एक हमारी बॉडी में भी होता है बिना ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन के हमारी बॉडी में भी है, ऑक्सीजन नहीं है, और वो कहाँ होता है? मसल के सेल में। हर टाइम नहीं होता है मसल के सेल में, जब आप बहुत हेवी एक्सरसाइज करते हैं या बहुत कोई हेवी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप कोई हेवी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है आपकी, बहुत ज्यादा बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, और वो ऑक्सीजन डिमांड नहीं पूरी हो पा रही है, मसल्स को उतनी नहीं मिल पा रही है, तो मसल क्या करते हैं, ये अपने आप को स्विच कर लेते हैं क्या, ऐसी कंडीशन में जहां बिना ऑक्सीजन का इस्तेमाल करे भी एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके जब तक कर रहे थे, ये कर रहे थे, जैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिलने लगी उनको, तो मसल सेल ने एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, विच इज नोन एज लैक्टिक एसिड। क्या कहते हैं हम? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। क्या है? एनर्जी। अगर आप तीनों स्टेप्स को देखें तो तीन एक मतलब प्रोडक्ट, एक जो चीज कॉमन मिल रही है वो ये एनर्जी, दिस एनर्जी मिल रही है, मतलब रेस्पिरेशन तो हो रहा है। तो रेस्पिरेशन आपका होगा चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो, लेकिन प्रोडक्ट वेरी करेंगे। दूसरी चीज, एनर्जी की अमाउंट वेरी करेगी, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तब भी एनर्जी मिल रही है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तब भी एनर्जी मिल रही है, लेकिन सेम एनर्जी थोड़ी मिलेगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ब्रेकडाउन होता है उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो होता है उसमें एनर्जी कम रिलीज होती है। और कितनी होती है, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस में होता है उसमें 38 एटीपी। अभी हमने एटीपी की बात की थी कि जो हमारी एनर्जी निकलती है वो स्टोर की जाती है एटीपी मॉलिक्यूल बना के। तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 38 मॉलिक्यूल बनेंगे अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं। और अगर आप ऑक्सीजन की एब्सेंस में करते हैं तो सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं। बहुत ही कम है बेटा, बहुत ही कम है। इतनी एनर्जी का क्या करेंगे? इतनी एनर्जी तो आप बैठे बैठे सो के निपटा देंगे, है ना? तो बहुत कम होती है। तो कोशिश रहती है कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके किया जाए जो कि हमारी बॉडी में, लेकिन आप अगर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं मसल सेल में तो फिर वो ठीक है। अब दूसरी चीज, मसल सेल में जब ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड बन रहा है, एक एसिड है। ठीक है, एसिड तो खतरनाक होते ही है। अब ये लैक्टिक एसिड कहाँ जाएगा? आपकी मसल्स के सेल में इकट्ठा होगा, है ना? इकट्ठा होगा। आपने कभी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप हेवी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मान लीजिए आपकी आदत नहीं है चलने की और सडनली उठे आप कि नहीं अब वेट लॉस करना है मुझे, और आप 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर एक दिन, और फिर जब घर पहुंचे पैर दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा पैर दर्द हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा एकदम क्रैम्स आ रहे हैं, पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी मसल सेल ने एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर दिया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, और उसने लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर दिया। लैक्टिक एसिड जब आपके मसल्स में इकट्ठा होती है ना तो एक कॉजेज क्रैम्प, यहाँ लिखा हुआ है एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल फटीग। मसल्स को थकाने लगती हैं, मसल्स क्या होने लगती है, क्रैम्प आने लगते हैं, एकदम पेन होने लगता है। तो ये जो आप फिजिकल एक्टिविटी के बाद ये फील करते हैं वो कुछ नहीं, वो आपका क्या है, मसल में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो गया, इकट्ठा होने लगा, क्योंकि आपने एक्सरसाइज भी की, हेवी एक्टिविटी की। ठीक है, अब इसको रिमूव कैसे करेंगे? आप इसको रिमूव कर सकते हैं बाय फर्मेंटेशन, आप सेकाई करके कर सकते हैं, और कूल डाउन करके रिलैक्स करेंगे तो धीरे धीरे स्वेटिंग में वो लैक्टिक एसिड रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या था, ब्रेकडाउन की कैसे टूट रहा है। हमने बात की रेस्पिरेशन में कि सेल के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होगा। पहले क्या होगा, पहला स्टेप, चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है चाहे ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, जो ये पहला स्टेप है ये दोनों के लिए कॉमन है, फर्स्ट स्टेप। ठीक,
जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में तोड़ा जा रहा है और ये फर्स्ट स्टेप कहाँ हो रहा है आपका, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। दूसरा स्टेप आपका कहाँ होगा, कैसे डिसाइड होता है और क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे डिसाइड होता है कि ऑक्सीजन है या नहीं है। अगर ऑक्सीजन है तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर हम क्या चीज देखेंगे, हम देखेंगे कि हो कहाँ रहा है। अगर यीस्ट में हो रहा है और ऑक्सीजन नहीं है तो प्रोडक्ट आपका इथेनॉल बनेगा। अगर मसल सेल में हो रहा है तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये दोनों जो हो रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते हैं, ये भी साइटोप्लाज्म में होता है। मतलब ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज से बना पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में ही। और अगर वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में कर रहा है तो इसके आगे वाला जो स्टेप है, चाहे लैक्टिक एसिड बनना हो चाहे इथेनॉल बनना हो, वो भी आपका कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में ही होगा। These two also in cytoplasm, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो ये जो बना है पायरुविक एसिड और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये यहाँ इसके अंदर जाएगा। और जो सेकेंड स्टेप है पायरुवेट से ये बनना, वो आपका कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ गया कैसे ब्रेक डाउन होने पे क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। और सब में मेन कॉमन चीज क्या है कि एनर्जी मिलेगी, बस अमाउंट थोड़ी कम होगी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ हमने खैर देख ही लिया है कि एक हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एक हो रहा है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, एब्सेंस मतलब नहीं है, बिना ऑक्सीजन के किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है, एरोबिक का मेन पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट एरोबिक का क्या है कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें आपको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, बिना ऑक्सीजन के नहीं, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो मतलब वो आपका क्या हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। फिर दूसरा डिफरेंस हमने वही देख लिया था कि अगर एरोबिक होगा तो आपके कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक। अगर आपका एनारोबिक हो रहा है तो कितने बनेंगे, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक। और क्या डिफरेंस देखा था आपने कि यहाँ पे क्या है, जो सेकेंड स्टेप है वो कहाँ हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में। सेकेंड स्टेप कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और एनारोबिक में क्या था कि वहां सारे के सारे स्टेप कहाँ हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, ठीक। प्रोडक्ट क्या बन रहा था, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक। और यहाँ प्रोडक्ट क्या बन रहा था, डिपेंडिंग की हो कहाँ रहा है, ठीक है। अगर यीस्ट में हो रहा है आपका, अगर यीस्ट में हो रहा है तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, इथेनॉल मिलेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और एनर्जी मिलेगी। और अगर आपको मसल में हो रहा है, मसल में हो रहा है तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो दो तरीके की रेस्पिरेशन है, एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और अकॉर्डिंग टू इस डेटा के हिसाब से कौन सा बढ़िया वाला रेस्पिरेशन है, तो बिल्कुल एरोबिक सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें जो एनर्जी का आउटपुट है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो फूड का ब्रेकडाउन, किसी भी फूड का ब्रेकडाउन हो रहा हो वो पूरी तरीके से होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन। यहाँ पे एक और पॉइंट कि कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, कंप्लीट ब्रेकडाउन, ठीक है, तभी तो सब टूट के सब एनर्जी में बदल जाता है। बट यहाँ पे क्या है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, आधा टूटता है इसीलिए आधे से थोड़ी सी मॉलिक्यूल्स बनती हैं, पार्शियल ब्रेकडाउन, पार्शियल ब्रेकडाउन, ठीक, पार्शियल ब्रेकडाउन। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने पढ़ लिया कि ऑक्सीजन की हेल्थ से, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हमारे सेल के अंदर क्या होगा वो पढ़ लिया, लेकिन वो ऑक्सीजन आ कैसे रही है, कुछ ऑर्गन्स के थ्रू होके आ रही है ना। जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं ऑक्सीजन को लाने के लिए, और अल्टीमेट कहाँ तक पहुंचाना है आपको, सेल तक पहुंचाना है ना, सेल तक, तभी तो वहां पे जाके ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी मिलेगी, बिना के हो ही नहीं सकता।
तो जितने भी ऑर्गन इन्वॉल्व है वो सब के सब आपके क्या कहलाएंगे, एक सिस्टम का पार्ट विच इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आप सबको पता है कहाँ से स्टार्ट होता है, आपकी नोज से स्टार्ट होता है, नोज की ओपनिंग से स्टार्ट होता है, फिर पीछे जाता है, फिर पीछे और पीछे पीछे और फाइनली लंग्स। आपको दो तो पता ही है कि नोज एंड लंग्स पता है, लेकिन बीच में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, कौन कौन से पार्ट आते हैं, वो शायद ही कुछ को पता हो, कुछ को नहीं पता हो। ठीक है, तो पैसेज ऑफ एयर अगर हम देखेंगे तो एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले नॉस्ट्रल से शुरू होता है। क्या है आपका नॉस्ट्रल। अब नॉस्ट्रल किसे कहते हैं, आपकी नोज की ये दो ओपनिंग जो है, ये एक और दो, इन्हीं को कहते हैं नॉस्ट्रल, ओपनिंग ऑफ योर नोज। ठीक, नॉस्ट्रल के बाद क्या आता है, पीछे एक ट्यूब जाती है विच इज नोन एज नासल कैविटी। ठीक है, ये नासल पैसेज भी कहते हैं, पैसेज भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद एक पोर्शन आता है विच इज नोन एज फेरिंग्स, फेरिंग्स। ठीक, देन नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, लैरिंग्स। ठीक, लैरिंग्स के बाद क्या आता है आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद क्या आता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद क्या आता है ब्रोंकियोल्स, एंड ब्रोंकियोल्स के बाद आता है आपका एल्वोलाई, एल्वोलाई। अब आप कहेंगे मैम आपने तो लंग्स तो कहीं लिखा ही नहीं, लंग्स है ही नहीं क्या, मतलब रेस्पिरेटरी का पार्ट ही नहीं है? बिल्कुल है, मैंने ये जो यहाँ से दिखाया है ये सब लंग्स के अंदर का पार्ट है। these three ये कहाँ है, ये लंग्स में है। तो मैंने अगर इनको ऐसे लिख दिया मतलब अल्टीमेटली मैं किसकी बात कर रही हूँ, लंग्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, these three are in lungs। स्टार्टिंग विद ओपनिंग से शुरू होगी, नॉस्ट्रिल नेसल पैसेज में जाएगा, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड देन लास्ट इज एल्वोलाई। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड एल्वोलाई ये आपके लंग्स के अंदर का पार्ट है। ठीक, अब एक एक को देखेंगे, इसमें से कुछ चीजें आपको पता होंगी, जैसे नॉस्ट्रिल पता है, लंग्स पता है, बट फेरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है, एल्वोलाई क्या होता है, ये नहीं पता है ना। तो स्टार्टिंग विद हम नॉस्ट्रिल, सबसे पहले नॉस्ट्रिल क्या है, दो ओपनिंग है बस, इससे एयर अंदर जाती है, यही इतना फंक्शन है नॉस्ट्रिल का। ये दो ओपनिंग्स हैं, डायग्राम बना लेते हैं, दो ओपनिंग्स हैं ऐसे, ठीक है, जिनसे एयर पीछे जाती है। ठीक, पीछे ट्यूब में जाती है। आप इस डायग्राम में देखिए, ये ओपनिंग है, ये नॉस्ट्रिल से ओपनिंग है, यहाँ से एयर जाती है, और पीछे ये क्या है, ये ट्यूब दिख रही है, इस ट्यूब को ही क्या कहते हैं, नेसल कैविटी या नेसल पैसेज। तो आपकी जो एयर है दूसरे जिस पार्ट में जाती है उसको हम क्या कहते हैं, नेसल कैविटी या नेसल पैसेज। अब इसका काम क्या है, ये आपकी क्या है, नेसल कैविटी या फिर नेसल पैसेज। ठीक, और ये ओपनिंग क्या है आपकी, नॉस्ट्रिल, दिस इज योर नॉस्ट्रिल। अब नॉस्ट्रिल सिर्फ ओपनिंग है, उसके बाद पैसेज, पैसेज में आपने एक्सपीरियंस किया होगा, हेयर होते हैं, सबके नाक पे बाल होते हैं ना, हेयर्स होते हैं, और एक स्लाइमी सा सब्सटेंस जिसे म्यूकस कहते हैं वो रिलीज होता है, जिसको बार बार आप क्या है रिमूव करते रहते हैं। ठीक है, डर्ट, एक्चुअली वो डर्ट नहीं होती, वो डर्ट बाद में बनती है। जब आप इनहेल करते हैं, आप एयर अंदर लेते हैं, तो एयर तो प्यूरिफाइड एयर है नहीं, उसमें डस्ट है, उसमें जर्म्स है, बहुत सारी चीजें हैं। वो डस्ट और जर्म्स अगर अंदर नीचे लंग्स तक चले जाएंगे तो उसमें तो एकदम पहाड़ बन जाएगा डस्ट इन उसमें, डस्ट का लंग्स में। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद तो लंग्स काम करना ही बंद कर देंगे। तो बॉडी ने डिफेंस मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि आपके लंग्स खराब ना हो, ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है कि फिल्टर होके जाए एयर। तो नॉस्ट्रिल का या नेसल पैसेज का काम क्या है कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हेयर एंड एक स्लाइमी सा सब्सटेंस जो रिलीज होता रहता है जिसे कहते हैं म्यूकस। उनका फंक्शन क्या है, टू फिल्टर द एयर, एयर को फिल्टर करना, क्या क्या चीजें निकालना, उसमें से डर्ट निकालना, पैथोजन निकालना। ठीक है, पैथोजन क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो एयर में होते हैं जो अंदर जा सकते हैं। तो जैसी एयर जाती है अंदर, इतना पूरा मेश बना हुआ हेयर्स का, तो वो सारी गंदगी, डर्ट और जो स्लाइम सा सब्सटेंस है वो उसी में सब ट्रैप हो जाता है, पकड़ जाता है। ठीक है, और जो पीछे एयर जाती है वो क्लीन जाती है। करेक्ट, तो इसका फंक्शन क्या हो गया, नेसल कैविटी या नेसल पैसेज का, इट क्लीन्स द एयर, इट क्लीन्स द
एयर, एयर को क्लीन करता है, प्यूरिफाई करता है। कैसे? इट रिमूव्स ऑल द डर्ट एंड पैथोजन, ठीक है, और फिर वो डर्ट एंड पैथोजन रिमूव होकर इकट्ठा होती है आपके नोज में, एंड देन यू क्लियर योर नोज ऑल्सो, ठीक। थर्ड क्या है आपका? फेरिंग्स। फेरिंग्स कहाँ आता है? ये ट्यूब पीछे जा रही है, ठीक है, ये ट्यूब पीछे जा रही है, और यहाँ पे आपकी माउथ की भी ओपनिंग है। क्या है? माउथ की ओपनिंग, उसकी भी ट्यूब है, माउथ की कैविटी, ऐसे, दिस इज योर माउथ ओपनिंग। अब एक टाइम ऐसा आता है कि नोज की ओपनिंग और माउथ की ओपनिंग दोनों एक ही में मिल गई, मतलब एक ही रास्ता है दोनों का जाने का। इसलिए आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके नाक में कोई चीज चली जाती है, आप या दवा डालते हैं तो उसका टेस्ट आप मुंह में फील करते हैं, यहाँ पे ऐसा लगता है कि माउथ से होके जा रही है ना, नोज ड्रॉप या कोई भी ड्रॉप आप डालते हैं, वो इसलिए क्योंकि नोज की ओपनिंग और माउथ की ओपनिंग अल्टीमेटली एक कॉमन पैसेज में जाके ओपन होती है। क्या? कॉमन पैसेज, और उसी कॉमन पैसेज को हम फेरिंग्स कहते हैं। दिस कॉमन पैसेज इज नोन एज फेरिंग्स। इसी को हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं, ठीक। तो फेरिंग्स क्या है? इट इज अ कॉमन पैसेज किसके लिए कॉमन है? दोनों के लिए, फॉर एयर एंड फूड, ठीक। तो क्योंकि हम रेस्पिरेटरी पढ़ रहे हैं और उसमें एयर जाती है, तो फेरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई हमारी? नोस्ट्रल, नेसल कैविटी एयर गई जहाँ पे सारा फिल्ट्रेशन वर्क हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो कहाँ आता है? फेरिंग्स आते हैं, जो कि कॉमन पैसेज है। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, फेरिंग्स में कुछ नहीं हो रहा है। फेरिंग्स और नेसल कैविटी में बस एक चीज होती है, कंडीशनिंग ऑफ एयर। कंडीशनिंग ऑफ एयर का मतलब है कि जो एयर आप अंदर लेते हैं उसका टेम्परेचर, तो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, तो उसको भी तो एडजस्ट करना है, टेम्परेचर भी तो एडजस्ट करना है, तो वो टेम्परेचर एडजस्टिंग होती है यहाँ पे, जिसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं, ठीक। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के बाद आगे जब हम चलते हैं तो हमारा जो ये कॉमन ट्यूब है, ये जो कॉमन ट्यूब है जिसमें दोनों चीजें आ रही है, खाना भी आ रहा है और हवा भी आ रही है, एयर भी आ रही है। अब एयर को हमें ले जाना है लंग्स में, और फूड को ले जाना है किसमें? दूसरी पाइप एक न्यूट्रिशन में पढ़ी थी जिसे फूड पाइप कहते हैं, विच इज यूसोफेगस, हमें उसमें ले जाना है। तो जाहिर सी बात है ये जो हमारे फेरिंग्स है ये आगे जाके दो सेपरेट ट्यूब्स में हो गई होगी, तभी तो दोनों अलग अलग ट्यूब्स में जा रहे हैं ना। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो ये कॉमन पैसेज है हमारे दो सेपरेट ट्यूब्स में बट जाती हैं, दो सेपरेट ट्यूब्स में बट जाती है। पीछे वाली जो होती है ये तो आपकी फूड पाइप है, जिसका हम न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं, फूड पाइप, दिस इज योर फूड पाइप, दिस इज योर फूड पाइप। आगे वाली जो है ये आपकी विंड पाइप है, इसमें एयर आएगी, दिस इज योर विंड पाइप, और इसी विंड पाइप को कहते हैं हम क्या? ट्रैकिया, दिस ट्रैकिया। अब यहाँ पे कहेंगे मैम ने तो लैरिंग्स मिस कर दिया। बिल्कुल मिस नहीं किया है मैंने, बिल्कुल भी मिस नहीं किया है। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है, मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया की ओपनिंग के पास एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है, इसी को कहते हैं लैरिंग्स, दिस इज नोन एज लैरिंग्स, दिस बॉक्स इज नोन एज लैरिंग्स। या तो इसको हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं। वॉइस तो सबको पता होगा, आवाज, तो जो आपकी आवाज निकलती है वो इसी वॉइस बॉक्स की हेल्प से निकलती है। इसीलिए जब भी आप बोले, आप बैठे होंगे अपने चेयर पे, पड़े होंगे, किसी से भी बोल रहे, यहाँ पे आप हाथ रखना, यहाँ पे वाइब्रेशन फील होगी। आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना, साउंड प्रोड्यूस होती है जब वाइब्रेशन होती है। आप यहाँ फील करिएगा, यहाँ वाइब्रेशन होती है, क्योंकि यहाँ आपका क्या है? वॉइस बॉक्स है। वॉइस बॉक्स आपका ट्रैकिया के जस्ट ऊपर होता है, जहां से ट्रैकिया शुरू होता है वहां पे होता है। तो वो लैरिंग्स का फंक्शन क्या है? इट प्रोड्यूसेस साउंड। क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस साउंड, ये हो गया। अब इसका काम तो साउंड प्रोड्यूस करना है, तो हमने रेस्पिरेटरी में क्यों पढ़ा? वो इसलिए क्योंकि नेक्स्ट पैसेज में जाना है एयर को, तो वो लैरिंग्स के थ्रू ही होके जाएगा, तो उसके रास्ते में आ रहा है ना, उसके रास्ते में आ रहा है, करेक्ट, उसके रास्ते में आ रहा है ना, तो इसलिए तो वॉइस बॉक्स साउंड प्रोड्यूस करेगा और एयर वहां से जाती है। अब बात करते हैं ट्रैकिया की। तो अब
दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम फूड और एयर दोनों साथ में जा रहे हैं, तो फूड को कैसे पता चलता है कि मुझे फूड पाइप में ही जाना है, और एयर को कैसे पता चलता है कि मुझे विंड पाइप में, ट्रैकिया में ही जाना है? आंखें तो है नहीं उनके पास, सेंसेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनको कैसे पता चलता है? उनके पास नहीं है, लेकिन हमें गॉड गिफ्टेड सेंसेस दिया हुआ है। होता क्या है, आप इन दो ट्यूब्स को देखेंगे, दिस इज योर फूड पाइप, ये कॉमन पैसेज ऐसे है, ये हमारा कॉमन पैसेज था यहाँ तक पैरिंग, और उसके बाद ये ट्यूब डिवाइड हुई दो में, एक हमारी फूड पाइप और दूसरी हमारी विंड पाइप। ठीक है, जो विंड पाइप होती है, विंड पाइप की ऊपरी हिस्से पे हमने पढ़ा कि वॉइस बॉक्स होता है जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं, वहीं पे उसकी ओपनिंग जो है उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक ढक्कन, जिसे कहते हैं ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस क्या है? इट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच किसको कवर कर रहा है? विच कवर विंड पाइप, जो कि ट्रैकिया है हमारा, विंड पाइप। ठीक है, तो मान लीजिए खाना आ रहा है, ये आपका फूड है, और ये आपकी एयर आ रही है। ठीक है, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आप सांसें तो रोक नहीं सकते, खाना भी खा रहे हैं, एयर भी आ रही है, दोनों चीजें आ रही हैं। जैसे ही फूड यहाँ पहुंचता है, जो एपिग्लॉटिस है वो विंड पाइप को बंद कर देता है, विंड पाइप को बंद कर दिया। अब फूड के लिए एक ही रास्ता बचता है, ये वाली पाइप, तो वो अपने आप फूड पाइप में चला जाता है। जैसे ही फूड वहां से गुजरा, वो एपिग्लॉटिस तुरंत खुल जाता है, एंड जो आपकी एयर है वो उसको यहाँ पैसेज मिल जाती है। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं मैम एयर, इस एयर को बंद करने के लिए उनके पास तो कोई फ्लैप नहीं है, एयर भी तो जा सकती है स्टमक में, बिल्कुल जा सकती है, और वो एयर रिलीज भी होती है। कैसे होती है? बर्प, आप जब ऐसे बर्प करते हैं, डकार लेते हैं, तो वो क्या है? वो एयर ही तो है जो ट्रैप हुई है, करेक्ट? ठीक, बट फूड आपका लंग्स में नहीं जाता, लेकिन कभी कभी चला जाता है। जब आप खाना खाते हो, बहुत बोल रहे हो, कुछ एक्टिविटी ऐसे कर रहे हो, ध्यान कहीं और है, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, तो खाना अटकता है ना, वो क्यों? क्योंकि आपके विंड पाइप में चला गया। बट बॉडी के पास अगेन एक मैकेनिज्म है बचाने का, कि रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं, आप कफ करते हैं, खांसते हैं, तो आपका खाना वापस आ जाता है। ठीक, तो ये हो गया अबाउट क्या? एपिग्लॉटिस, ओपनिंग, वॉइस बॉक्स। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट, अगर हम सीरीज देखें, हमारे लैरिंग्स के बाद हमें क्या करना है? ट्रैकिया, और ट्रैकिया हमारी क्या है? ट्यूब है, वो अभी हमने देखा है। तो यहाँ ट्रैकिया बना लेते हैं, ये ट्रैकिया है, ये विंड पाइप है, फूड पाइप नहीं बना रहे, पीछे फूड पाइप है वो नहीं बना रहे, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज अवर व्हाट? विंड पाइप, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया। अब ट्रैकिया में है क्या? हमारी एयर, और ट्रैकिया एक ट्यूब है। ठीक, इस ट्यूब के ऊपर आपको क्या मिलेंगी? रिंग्स मिलेंगी, वो भी सी शेप। अल्फाबेट, इंग्लिश का अल्फाबेट ऐसा सी होता है ना, ये रिंग का मतलब होता है पूरा गोला, और आधा रिंग कर देंगे तो एक सी शेप, हाफ रिंग है ना, रिंग्स मिलती हैं। और वो रिंग्स किस चीज की होती हैं? कार्टिलेज की होती हैं। अब वो रिंग्स कैसे हैं? पीछे से है या आगे से? तो साइड से शुरू होती है, आगे आती है, साइड पे खत्म हो जाती है, मतलब पीछे नहीं है, ऐसी रिंग्स है, लाइक दिस। ठीक, तो ट्रैकिया हैज व्हाट? ट्रैकिया हैज सी शेप cartilaginous रिंग। अब इस रिंग का क्या काम है भाई? रिंग्स, ठीक है, इस रिंग का काम है कि जब आप ब्रीद आउट करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो एयर चली गई। अब ये ट्यूब है, ये कोलैप्स कर सकती है, सिकुड़ सकती है, तो कोलैप्स होने से बचाती है। फंक्शन ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग क्या है? विच हेल्प ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, कोलैप्सिंग से बचाती है कि जब अगर मान लीजिए किसी टाइम एयर नहीं है तो सिकुड़ेगी नहीं, वो अपनी जगह पे रहेगी। बलून फुलाया ना,
बलून जब आप एयर निकाल देते हैं तो क्या होती है, कोलैप्स कर जाती है, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो रबर होता है, काफी टाइम तक नहीं अगर आपने उसमें एयर भरी तो वो चिपक भी जाती है ना। तो वैसे ये कोलैप्स ना कर जाए, इनके ऊपर क्या होती है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होती है। अब ये ट्रैकिया आपकी होती कहाँ है, यहाँ तक जब आपने फील किया, यहाँ तक क्या था आपका वॉइस बॉक्स था, वॉइस बॉक्स से ही आपकी ट्रैकिया शुरू होती है और वो आपके यहाँ तक आती है, थोरासिक तक, चेस्ट तक आती है, तो ये आपके चेस्ट तक आती है, ठीक। इसके बाद ये ट्रैकिया दो ट्यूब में फिर बढ़ जाती है, ट्रैकिया अगेन डिवाइड इनटू टू ट्यूब्स, दिस एंड दिस, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स। इन पे भी कार्टिलेजिनस रिंग है, दे ऑल्सो हैव कार्टिलेजिनस रिंग। किस लिए है कार्टिलेजिनस रिंग, सेम वही फंक्शन, कोलैप्स होने से बचाना। लेकिन इन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, these tubes are known as ब्रोंकाई। क्या कहते हैं हम इनको, ब्रोंकाई कहते हैं, what they are known as ब्रोंकाई। कितनी ब्रोंकाई हैं, दो ब्रोंकाई हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, क्या, ट्रांसपोर्ट एयर, एयर ही तो आ रही है सब जगह, इन पाइप में एयर ही तो आ रही है, नोज से घुसी और क्या कहते हैं नेसल पैसेज में गई, देन फेरिंग्स, ट्रांसपोर्ट एयर, ठीक, और कोई ऐसा फंक्शन नहीं। अब अभी तक लंग्स नहीं आया हमारा, यहाँ आई थिंक क्या बोलते हैं, ये जो आपका थोरासिक है, ये चेस्ट जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ तक आपका ट्रैकिया, और उसके बाद फिर आपके ये दो ट्यूब में डिवाइड हो रही है जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। अब यही दोनों ट्यूब आपके दोनों लंग्स में जाती है, आपका एक लेफ्ट लंग है और एक राइट लंग है, ठीक। तो जो ट्यूब, अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी ट्यूब है, कौन सा पार्ट है जो लंग्स में एंटर करता है, तो वो आपका क्या है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई एंटर्स इनटू योर लंग्स, इनटू योर लंग्स। ठीक, ब्रोंकाई एंटर्स योर इनटू योर लंग्स। अब आपका दो लंग है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, आपकी ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई से जो एयर आई उसने लाके दे दी लंग्स में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा लंग्स के बारे में कि लंग्स क्या चीज है। यहाँ पे लंग्स बना लेते हैं सेपरेटली। लंग्स हवा में नहीं है, लंग्स आर नॉट इन एयर। लंग्स जो है आपके एक मस्कुलर शीट या मस्कुलर शीट के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, नीचे एक मसल्स की मोटी सी शीट है, उसके ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर है, ठीक। और इसका शेप कैसा है, शीट का डोम शेप ऐसे, इसको क्या कहते हैं, डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक। दो लंग्स है। अब ये जो लंग्स हैं ये प्रोटेक्टेड हैं, किससे प्रोटेक्टेड है, कवरिंग से प्रोटेक्टेड है, इनके ऊपर कवरिंग है, इनके ऊपर क्या है, कवरिंग है। इन कवरिंग को हम कहते हैं प्लूरा। क्या कहते हैं, प्लूरा। दो कवरिंग है, एक दो, ठीक है। जो बाहर वाली कवरिंग है उसे कहते हैं पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा। जो अंदर है उसे हम कहते हैं विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। और इन दोनों के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है, क्योंकि लंग्स तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा जैसे आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, तो ये दोनों मेम्ब्रेन चिपक सकती है, ये भी, तो इनमें भी फ्लूइड, एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड। क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड। तो ये है अबाउट लंग्स, कवर्ड है दो मेम्ब्रेन से। मेम्ब्रेन के अलावा ये और किससे प्रोटेक्टेड है, यहाँ आपकी रिब केज होती है, रिब केज जैसे पसलियां कहते हैं, रिब केज होती है, उससे पूरा बोन से अंदर प्रोटेक्टेड है। अब आते हैं वापस ब्रोंकाई के बाद, जैसे ही ब्रोंकाई अंदर एंटर करती है ना, ये डिवाइड कर जाती है, जैसे एक पेड़ की शाखाएं नहीं बढ़ती है, वैसे ये डिवाइड करने लगती है, दिस दिस, ठीक। और बहुत डिवीजन होती है, आगे जाके और डिवीजन, जितना डिवीजन उतनी पतली ट्यूब होने लगती है, जितना डिवीजन उतनी पतली ट्यूब, ठीक है। तो जैसे एक पेड़ में शाखाएं नहीं फैलती हैं, वैसे ही फैलती है, लाइक दिस, ठीक।
इन छोटी छोटी ट्यूब्स को जो लंग्स के अंदर जाके बनती हैं, इन्हीं को कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, ब्रोंक्यूल्स। दे ऑल आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं इनको हम, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब ब्रोंक्यूल्स में अगर हम देखेंगे तो प्राइमरी ब्रोंक्यूल होती है, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल होती है, टर्शरी ब्रोंक्यूल होती है। टर्शरी पे खत्म हो जाती है, और क्या ट्यूब ऐसे ही ओपन छूट जाएगी, ऐसे ही देखो क्या ओपन है, नहीं। आखिरी हिस्सा जो ब्रोंक्यूल का होता है उस पे ना गोल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे सब होते हैं, गोल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ढेर सारे, मिलियंस, इतना डिवीजन होता है कि मिलियंस ट्यूब बनती है, और गोल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, लंग्स के बाहर चला गया, ठीक है। इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लास्ट पार्ट हमने पढ़ा था, इनको कहते हैं एल्वियोलाई। इनको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एल्वियोलाई। तो शुरुआत हुई आपकी एयर एंटर करने से, वो कैसे हुई, नॉस्ट्रल से, और एयर फाइनली कहाँ तक पहुंच रही है, एल्वियोलाई, जो कि लंग्स के अंदर है। तो ये पूरा पैसेज एयर का ये कहलाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपने फंक्शंस भी पढ़े, अभी कुछ के फंक्शंस एल्वियोलाई और ब्रोंक्यूल्स की अभी बात करते हैं, बाकी सबके फंक्शंस पढ़ लिए कि कुछ फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, कुछ कंडीशनिंग कर रहे हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, किसी पे रिंग्स हैं, रिंग्स क्यों है, ये सारी चीजें पढ़ लिए। अब ब्रोंक्यूल्स को देखेंगे कि प्राइमरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं, टर्शरी किसे कहते हैं। ये हमारी ब्रोंकाई आई पहली, ये ट्रैकिया और ये ब्रोंकाई, ठीक। जब पहली बार ब्रोंकाई डिवाइड करती है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ब्रांचिंग, ये भले 3 बना रही हो, 4 बना रही हो, कुछ भी, पहला जो डिवीजन इसने किया है इसको कहते हैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल। दिस इज नोन एज प्राइमरी ब्रोंक्यूल, ठीक। क्या कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, ठीक। इसके बाद जब सेकेंड टाइम फिर इसमें डिवीजन होगा, ये और पतली होती जाएंगी, सेकेंड डिवीजन हुआ, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंक्यूल। दिस इज नोन एज सेकेंडरी ब्रोंक्यूल। और इसके बाद फिर डिवीजन होगा, फिर ये और डिवाइड करेंगी, ठीक। इसको कहते हैं टर्शरी ब्रोंक्यूल। दिस इज नोन एज टर्शरी। प्राइमरी को ऐसे डिनोट करते हैं, सेकेंडरी को ऐसे, टर्शरी को ऐसे, ठीक। आप प्राइमरी सेकेंडरी अल्फाबेट्स में भी लिख सकते हैं, ब्रोंक्यूल, ठीक। और मैंने बोला था कि सिर्फ टर्शरी तक जाती है, उसके बाद आखिरी में आपको क्या मिलेंगे, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। और इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एल्वियोलाई। क्या कहते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है। लास्ट पार्ट इज नोन एज एल्वियोलाई। तो आपकी एयर लास्ट एल्वियोलाई तक आती है। अब क्वेश्चन आता है कि एयर एल्वियोलाई तक आ गई, हमें तो एयर को लेके जाना है ब्लड तक, फिर ब्लड से तभी तो हर एक सेल को मिलेगा, तभी तो फूड का ब्रेकडाउन होगा, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, और एनर्जी मिलेगी, हमें तो वहां तक कराना है इसको, ठीक। अब जो मेन साइट है जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज होगा एयर ब्लड से, है ना, वो है आपकी एल्वियोलाई। इट इज नॉट लंग्स, इट इज एल्वियोलाई। रीजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई में क्यों होते हैं, एल्वियोलाई इतना इंपॉर्टेंट, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होती है हमारी, छोटे से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एल्वियोलाई, ठीक। एल्वियोलाई में क्यों एल्वियोलाई को ही नेचर ने चुना, क्यों, इसके रीजंस है क्यों। पहले तो इंक्रीज सरफेस एरिया, इट इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक, सरफेस एरिया। सेकेंड चीज, इसके पास इट हैज abundance ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इसके आसपास ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, और कैपिलरीज क्या होती है, पतली पतली ट्यूब्स होती है, बहुत पतली होती है कि एक्सचेंज हो सकता है, ठीक। तो हम एक एल्वियोलाई बना लेते हैं, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये रहा, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। और दूसरा बना लेते हैं कि ये मान लीजिए कैपिलरी जा रही है, इसके जस्ट करीब से कैपिलरी जा रही है एकदम। जो हमारा एल्वियोलाई है वो भी बहुत पतला है, ठीक है, और जो हमारी कैपिलरी है वो भी बहुत पतली है। अब एल्वियोलाई में एयर आई है, अब एयर जो आती है
उसमें थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। आपको सबको पता है कि एनवायरनमेंट में तो कार्बन डाइऑक्साइड है। आप जब सांस लेते हैं तो क्षण थोड़ी जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जाने देंगे, सिर्फ ऑक्सीजन जाने देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है और ऑक्सीजन ज्यादा आती है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है एनवायरनमेंट में। तो आपकी ऑक्सीजन आई है जो कि हाई अमाउंट में है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आई है जो कि लो अमाउंट में, और यहाँ से जा रहा है ब्लड। उस ब्लड में भी क्या है, ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हाई अमाउंट में, ऑक्सीजन कम है। अब कम क्यों है भाई, क्योंकि ऑक्सीजन तो यूज हो गई सब रेस्पिरेशन में, ब्लड जहां जहां घूम के आया वहां ऑक्सीजन बांटा है, दे आया है, तो ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम हो गया है। अब आपने डिफ्यूजन तो पढ़ा ही है, डिफ्यूजन पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे सेल वाले सीरीज में जाइएगा, वहां ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन क्या होता है वो मैंने बताया। अब डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आना। हाई में कौन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, और लो है तो ऑक्सीजन अपने आप एल्वोलाई को छोड़ के ब्लड में आने लगेगी। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज्यादा है वहां कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से वहां जाने लगेगी। इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और वो भी कहाँ से हो रहा है, एल्वोलाई से हो रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जगह क्या है, साइड क्या है, अगर क्वेश्चन आता है वो आपका एल्वोलाई है। या क्वेश्चन आता है कि लास्ट पार्ट क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो भी आपका एल्वोलाई है। और क्यों होता है एल्वोलाई में एक्सचेंज, तो आपको रीजन पता है कि ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है और इसके पास ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, जिसकी वजह से यहीं पे ही होता है। अब कितनी एल्वोलाई है, लगभग मिलियंस ऑफ एल्वोलाई है, मिलियंस ऑफ एल्वोलाइज है। फटाफट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, छोटे 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 बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, पूरा गुच्छा होता है उसका। ठीक, तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, कहाँ पे कैसे एयर जा रही है। अब एयर हमारी कहाँ पहुंच गई है, ब्लड में। ब्लड में ऑक्सीजन आ गई है, ऑक्सीजन को पिक कौन करेगा, ब्लड में होता है। ब्लड में क्या है आपके पास, आरबीसी। ठीक है, ये आरबीसी के सेल्स है, इनके अंदर होता है एक पिगमेंट विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। हमारी जो ऑक्सीजन आई है वो इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, और हीमोग्लोबिन को इन शॉर्ट Hb लिखते हैं, और ये बन जाएगा HbO2। पहले हीमोग्लोबिन क्या था, Hb था, Hb टहल रहा था, ऑक्सीजन आई उसने HbO2 बना लिया, इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के ट्रांसपोर्ट करेगा और फिर जहां जहां सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जाएगा। तो ऐसे चलता है ट्रांसपोर्टेशन। अब आपकी जो ऑक्सीजन है वो पहुंच गई सेल में, आपका फूड हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा है वो भी पहुंच गया सेल में ब्लड के थ्रू, और वहां पे जाके होगा ब्रेक डाउन टू लिबरेट एनर्जी, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। दोनों रिएक्ट करेंगे, ग्लूकोज टूटेगा, पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड और ढेर सारी एनर्जी रिलीज होगी, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, दिस इज द पैसेज ऑफ एयर। ये क्या है, पैसेज ऑफ एयर। कैसे एयर एल्वोलाई से कहां कहां तक जाती है, देखो एल्वोलाई में क्या है, ऑक्सीजन रिच है, वो ब्लड में जाती है, फिर ब्लड में बाइंड विद हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी, यही मैंने बताया। ऑक्सीजन जाके फिर रिलीज कर दी जाती है टिश्यूज एंड सेल में। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से आती है क्योंकि वहां से वो प्रोड्यूस हुई है, फिर वो ब्लड में आती है, ब्लड में डिसॉल्व होती है कैपिलरीज, फिर ये कहाँ जाती है, एल्वोलाई सैक में दे दी जाती है और वहां से बाहर निकाल दी जाती है। अगर इसको देखें, टिश्यू से ब्लड में आई, ब्लड से एल्वोलाई में आती है, और एल्वोलाई से ये जो ट्रैक्ट है, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ऐसे करके बाहर रिमूव कर दी जाएगी। तो ये पैसेज ऑफ एयर है दोनों, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज क्या होता है, अब रेस्पिरेशन पढ़ लिया हमने, क्या है, ब्रेकडाउन है। ब्रीदिंग क्या है, योगा किया है, नहीं किया है तो सुना होगा, वीडियोस देखी होंगी, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन में क्या करते हैं, जो भी योगा कर रहे होते हैं या जो टीचर है वो ब्रीद इन में क्या कर रहा होता है, सांस अंदर लेना, ठीक है, एंड ब्रीद आउट में सांस बाहर निकालना। तो ये ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दो अलग अलग चीज हैं। एयर का एक्सचेंज होना ये ब्रीदिंग है, उस एयर का यूज करके फूड को ब्रेक करना, दैट इज रेस्पिरेशन। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो चीजें आती हैं, एक आप ब्रीद इन करते हैं एंड दूसरा ब्रीद आउट करते हैं। ब्रीद इन को हम क्या कहते हैं, ब्रीद इन को हम कहते हैं इनहेलेशन, इनहेलेशन, ठीक, और ब्रीद आउट को हम कहते हैं एक्सहेलेशन। तो ब्रीदिंग में दो स्टेप हो रहे हैं, एक सांस अंदर ले रहे हैं और एक हम सांस बाहर रिलीज कर रहे हैं।
एक्सहेलेशन, सांस जब अंदर ले रहे हैं वो हमारा इनहेलेशन है, और सांस जब बाहर रिलीज कर रहे हैं वो हमारा एक्सहेलेशन है। अब हमें जानना है कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इनहेलेशन हो रहा है, और ऐसा क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से एक्सहेलेशन हो रहा है। आप सब अपने आप को एक्सपीरियंस करिएगा, जहां पर भी आप बैठे हैं, लेटे हैं, जो भी एक्सपीरियंस करिएगा। इनहेलेशन के टाइम पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। सांस अंदर लीजिए, एक दिस चेस्ट क्या हो रहा है, चेस्ट कैविटी बढ़ रही है, ठीक। रिब केज होती है ना, यहाँ पे रिब केज क्या हो रही है, फैल रही है, फूल रही है, जैसे बलून नहीं फूलता है तो एकदम ऐसे हो जाता है, वैसे ये हो रहा है ना, फूल रही है। तो इनहेलेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, एक तो रिब केज एक्सपैंड कर रहा है, दूसरा आपके अंदर जो कैविटी, कैविटी मतलब स्पेस, जिसे हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं, वो स्पेस भी इंक्रीज कर रहा है ना। दूसरी, जब आप सांस लेते हैं यहाँ लगता है आपको कि यहाँ पे कोई चीज नीचे जा रही है। यहाँ पे क्या था, लंग्स के नीचे क्या था, यहाँ पे डायफ्राम, और जिसका नेचुरल शेप मैंने बताया था कैसा था, ऐसे गोल डोम शेप। तो जब आप सांस लेते हैं तो वो डायफ्राम भी नीचे जाता है, डायफ्राम क्या होता है, नीचे जाता है और वो फ्लैट हो जाता है, ठीक। तो इनहेलेशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, पहला आपका रिब्स क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड। दूसरा क्या हो रहा है, आपका डायफ्राम आपका क्या हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, ठीक है, वो फ्लैट होता है। तीसरा और क्या हो रहा है, थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हो रही है। कैविटी का मतलब होता है जगह, आपके अंदर की जगह बढ़ रही है, थोरैसिक कैविटी इंक्रीज, ठीक है ना। अब थोरैसिक कैविटी को आप समझिए एक रूम है, रूम का साइज पहले इतना था, तो उसके अंदर जो एयर थी, अब और उस एयर की अपनी प्रेशर थी, अब इस रूम का साइज बढ़ गया है। एरिया जब बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है, एरिया जब बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है, एरिया एंड प्रेशर का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। एरिया जब बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, इनहेलेशन में एरिया ही तो बढ़ा है। आपका जो प्रेशर है, प्रेशर, ठीक है, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। किसकी प्रेशर की बात हो रही है, एयर की, ऑब्वियसली। अब एयर का प्रेशर आपके लंग्स में कम है और इन्वायरमेंट में बाहर ज्यादा है, और हमेशा एयर फ्रॉम हाई टू लो जाती है, जहां प्रेशर ज्यादा हो हमेशा हवा उस तरफ मूव करती है जहां प्रेशर कम है। आपकी बॉडी के अंदर प्रेशर कम हो गया है क्योंकि चेंजेस हुए हैं, रिब्स एक्सपैंड हुई, डायफ्राम नीचे गया, ये सारी चीजें, और बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो अपने आप एयर आपके नोस्ट्रिल से घुस के लंग्स में जाएगी ताकि प्रेशर बैलेंस हो जाए, और इसी को हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन। सांस अंदर लेना, अंदर हवा चली गई, क्यों गई, ये चेंजेस हुए बॉडी में, ये चेंजेस हुए, रिब्स एक्सपैंड हुई, डायफ्राम फ्लैट हुआ, और इन चेंजेस की वजह से अंदर प्रेशर डिफरेंस आया, और उस प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए फटाफट एयर अंदर चली गई, जिसे हम कहते हैं सांस अंदर लेना, विच इज इनहेलेशन, ठीक है। इसी का उल्टा होगा एक्सहेलेशन में। एक्सहेलेशन में क्या होगा, जो रिब्स आपकी क्या ऐसे एक्सपैंडेड रहेगी, नहीं, रिब्स वापस जाती हैं, ठीक है। तो रिब्स क्या होंगे, रिब्स रिलैक्स करेंगे, ठीक, और डायफ्राम जो फ्लैट हो गया था वो वापस अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा, जिसको कहते हैं डायफ्राम डोम शेप। डायफ्राम वापस से डोम शेप हो जाएगा अपना, डोम शेप, ठीक। उसके बाद थोरैसिक कैविटी बढ़ गई थी ना, वो इन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, थोरैसिक कैविटी डिक्रीज, डिक्रीज, एंड थोरैसिक कैविटी मतलब जो आपका रूम बड़ा हो गया था वो छोटा हो गया, और रूम छोटा होगा तो एयर प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर यहाँ क्या था, डिक्रीज हुआ था, यहाँ एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और अब इस केस में आपकी बॉडी में एयर प्रेशर ज्यादा है, बाहर कम है, तो हाई से लो एयर आने लगेगी, इसी को क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन। अब इस डायग्राम को देखो, लुक एट दिस डायग्राम, लुक एट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये नीचे दिख रही है डोम शेप, डायग्राम लेबल किया हुआ है इन्होंने, ठीक। क्या हो रहा है, इन पहले उसमें एयर अंदर आ रही है, एरो देखो, एयर लंग्स में एंटर कर रही है, अंदर आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि अंदर डायफ्राम नीचे फ्लैट हो गया है, ठीक है, डायफ्राम नीचे आ गया, जगह थोड़ी बढ़ गई, रिब्स फैल गए, जगह और बढ़ गई, तो अंदर का जो स्पेस है, थोरैसिक स्पेस या थोरैसिक कैविटी, वो हो गई है इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और एयर अंदर आने लगेगी। ये देखो,
थोरैसिक जो मैंने बोला, इसका साइज देखो और इसका साइज देखो, लुक एट दिस साइज, इतना बड़ा है, इतना बड़ा साइज है, और इसका देखो छोटा सा साइज है, इसका देखो डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है। इसी स्पेस बढ़ने और कम होने की वजह से प्रेशर डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है। क्लियर है? जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग चल रही है हमारी, ब्रीदिंग 2 स्टेप में होते हैं। ये रहा डिफरेंस। इनहेलेशन के टाइम में थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड होती है, इंक्रीज करती है, रिब्स लिफ्ट अप होते हैं, लिफ्ट अप मतलब बाहर आते हैं, और एक्सपायरेशन में या एक्सहेलेशन में नीचे जाते हैं। ठीक, डायग्राम फ्लैट होता है, पढ़ चुके हैं हम, और वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से बाहर से एयर एंटर आती है। ठीक, इसमें थोरैसिक कैविटी उल्टा कॉन्ट्रैक्ट, रिब वापस नीचे चली जाती है। आप जब सांस बाहर रिलीज करते हैं, जैसे मैंने ये किया, तो रिब्स वापस से डाउनवर्ड चली जाती है, डायग्राम वापस से डोम शेप हो जाता है, और वॉल्यूम ऑफ लंग फिर से डिक्रीज कर जाती है। सो दिस इज आवर ब्रीदिंग मैकेनिज्म। अब बात करते हैं ब्रीदिंग इन डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स में क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो आपके जमीन पे पाए जाते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स जो आपके पानी में पाए जाते हैं। अब एनिमल्स हैं, सबको जिंदा रहना, सबको ऑक्सीजन चाहिए ना। अब एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनकी ब्रीदिंग रेट ज्यादा होती है। ब्रीदिंग रेट मतलब वो सांस जल्दी जल्दी लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं वो कैसी है, डिजॉल्व्ड इन वाटर, इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है, जो जमीन पे रहता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन यूज करता है। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है और जो पानी में ऑक्सीजन है, जो कि पानी में घुली हुई है, उनकी मात्रा अलग अलग है। अगर कोई इंसान जो जमीन पे है वो एक बार ब्रीद इन करता है तो बहुत सारी ऑक्सीजन ले लेगा, लेकिन जो पानी में है वो एक बार ब्रीद इन करेगा तो इतनी ऑक्सीजन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि amount of dissolved oxygen is less। ठीक, ऑक्सीजन कम होती है पानी में एज कंपेयर टू एनवायरमेंट। तो जितनी ऑक्सीजन आपने एक बार में बाहर रह के की, उतना ही पानी में रहने वाला जानवर 10 से 12 बार ब्रीद इन करेगा, तब जाके कहीं उतनी ऑक्सीजन अंदर ले पाएगा। तो इसीलिए उनकी ब्रीदिंग रेट हाई होती है। ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक breathing rate of aquatic animal is high होती है। Why? because amount of dissolved oxygen is less, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट की बात करते हैं। तो प्लांट में कैसे रेस्पिरेशन होता है, जहां ओपनिंग होगी, जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे। ये ऑलरेडी हम न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं कि प्लांट के पास उनकी लीव्स में ओपनिंग होती है, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, विच इज दिस, जहां से एक्सचेंज होता है। ठीक, एक लेंटिसल्स भी ओपनिंग होती है जो कि स्टेम में होती है। स्टेम पेड़ देखा है, ठीक है, ये पेड़ है, तो ये जो पेड़ का ये जो स्टेम होता है, यहाँ पे भी छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं। उन ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं, लेंटिसल्स, दे आर नोन एज लेंटिसल्स। लेंटिसल्स कैसी ओपनिंग है, जो स्टेम पे होती है, और जो लीव्स में होती है वो स्टोमेटा। और उसके अलावा जनरल बॉडी सरफेस से भी होती है, रूट्स के सरफेस से भी थोड़ा थोड़ा एक्सचेंज होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो आपका स्टोमेटा है। स्टोमेटा और लेंटिसल्स में फर्क क्या है कि स्टोमेटा दिन में ओपन होता है, रात में बंद हो जाता है। लेंटिसल्स हमेशा ओपन रहता है। लेंटिसल्स पहले हमेशा से नहीं रहते हैं प्लांट की बॉडी में, ये बाद में बनते हैं। ठीक है, और जब एक बार बन जाती हैं ये ओपनिंग्स, आपको दिखेंगे नहीं, ये एक बार बन जाती हैं ओपनिंग्स तो ये लाइफ टाइम ओपन रहती हैं, दिन रात ऐसा कुछ नहीं कि रात में बंद हो गए, दिन है तो खुले रहते हैं। ठीक है, तो ये है प्लांट का मैकेनिज्म जहाँ से वो एक्सचेंज करते हैं। बाकी वी हैव स्टडीड एवरीथिंग इन न्यूट्रिशन कि कैसे उसको यूज करते हैं, सारी चीजें दैट वी हैव ऑलरेडी डन। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। होप यू अंडरस्टूड, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, सब इन डिटेल हमने डिस्कस किया है सारी चीजें। एंड इफ यू वांट लाइव टू इंटरैक्शन, आपके कोई डाउट है तो डू मीट मी इन आवर पेड कोर्सेज। आई होप यू लाइक दिस सेशन, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।